हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट ब्रिटेन का मंत्रिमंडल दी कैबिनेट। हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में? संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन की विशेषताएं क्या होती है कि इसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। संसदीय शासन में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। एक तो औपचारिक प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। तो जो औपचारिक प्रधान है वो तो ब्रिटेन में सम्राट है और जो वास्तविक प्रधान है वो कैबिनेट है। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट ब्रिटेन में विकास का परिणाम है। ये ब्रिटेन में विकास का परिणाम है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट का ब्रिटेन के संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ब्रिटेन के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये केवल परंपराओं और अभिसमयों पर ही आधारित है। यानी कि परंपराओं, प्रथाओं, अभिसमयों, रीति रिवाजों पर ही मंत्रिमंडल आधारित है। सिर्फ 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम में संयोगवश इसका नाम आया है। इसके अतिरिक्त इसका कहीं नाम नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण संस्था ब्रिटेन में केवल दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। अब हम ये देखते हैं कि एंग्लो सैक्सन काल में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि उस समय विटनेजमोट या विटनाजमोट नामक एक सभा होती थी। ये एक शक्तिशाली सभा थी जो राजा को विधि निर्माण में परामर्श देती थी, युद्ध और न्याय का संचालन का कार्य करती थी और राजा को कभी-कभी सिंहासन से पदच्युत भी कर सकती थी। नॉर्मन एंजीवन काल में विटनाजमोट के बजाय मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस 2 संस्थाएं हो गई। मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस 2 संस्थाएं हो गई। इसमें क्या था कि जो गंभीर और नीति विषयक परामर्श थे वो तो मैग्नम कॉन्सिलियम दिया करती थी और प्रशासकीय और साधारण और प्रशासकीय मामलों पे जो क्यूरिया रेजिस थी उससे सलाह ली जाती थी। धीरे धीरे क्यूरिया रेजिस की संख्या बढ़ने लगी, इसलिए इसके 2 भाग हो गए और एक भाग में आ गई प्रिवी परिषद। एक भाग को हम बोलने लगे प्रिवी परिषद। ये प्रशासकीय कार्य करती थी। प्रिवी परिषद प्रशासकीय कार्य करती थी। फिर बाद में धीरे धीरे जब स्टुअर्ट काल में सदस्यों की संख्या बढ़ गई तो चार्ल्स सेकंड के समय में उसने अपने 5 घनिष्ठ मित्रों से परामर्श लेना शुरू किया। 5 घनिष्ठ मित्रों से परामर्श लेना शुरू किया और उनके नाम CABAL से प्रारंभ होते थे। यानी कि इनको काबाल कहा जाने लगा। और काबाल मतलब C से क्लिफोर्ड, A से एशले, B से बकिंघम, A से आर्लिंगटन और L से लैंडरडेट। ये समिति प्रारंभ में सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी थी। ये समिति प्रारंभ में सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होती थी। मंत्रियों की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा ही की जाती थी और मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट को संसद के किसी बहुमत की आवश्यकता नहीं होती थी और संसद मंत्रियों को पदच्युत करने में भी समर्थ नहीं थी। किंतु जब चार्ल्स फर्स्ट के समय में संसद ने सम्राट को गलत सलाह देने के लिए स्टैफर्ड के विरुद्ध कार्यवाही की। चार्ल्स फर्स्ट के समय में गलत सलाह देने के लिए संसद ने स्टैफर्ड के विरुद्ध कार्यवाही की और चार्ल्स सेकंड के समय में अर्ल ऑफ डनबी पर महाभियोग चलाया गया। इस प्रकार इस सिद्धांत की स्थापना हुई कि सम्राट के जो सलाहकार हैं उनको संसद को अनुशासित करने का और दंडित करने का अधिकार है। फिर हम देखते हैं कि विलियम थर्ड के शासनकाल में
विलियम थर्ड के शासनकाल में बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होने लगा था। ठीक है, बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होने लगा था। इससे पहले वहां रक्तहीन क्रांति हुई गई थी और संसदीय प्रभुता स्थापित हो गई थी। तो विलियम थर्ड ने शुरू में व्हिग और टोरी, वहां पे दो दल थे, व्हिग और टोरी। तो व्हिग और टोरी के जो दोनों दल थे, उन दोनों दलों में से मंत्री नियुक्त करना शुरू किया था। लेकिन उसने देखा था कि इससे काफ़ी असुविधा हो जाती है। तो 1693 से 1696 में उसने केवल व्हिग दल के लोगों को ही अपना परामर्शदाता नियुक्त करना शुरू किया और 1696 में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, यानी कि इसके सदस्य व्हिग दल में से लिए गए होंगे। इसके बाद 8वीं सदी में हम देखते हैं प्रधानमंत्री पद का उदय होता है। मंत्रिमंडल का वास्तविक विकास हैनोवर काल में हुआ। हैनोवर काल में जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड दोनों राजा अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, अंग्रेजी रीति रिवाज नहीं जानते थे। इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और उनको शासन में भी कम ही दिलचस्पी थी। मंत्रिमंडल की बैठक सर रॉबर्ट वालपोल द्वारा की जाने लगी। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता सर रॉबर्ट वालपोल द्वारा की जाने लगी। वालपोल लगभग 20 वर्षों तक मंत्रिमंडल का प्रधान बना रहा। वालपोल ने ही देश की राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार शासन चलाया। उसने ही सर्वप्रथम लोकसभा में देश हित के कार्य संपादित किए और देश का शासन करते समय अनुरोध किया कि उसकी नीति और कार्यों पर संसद के सभी सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। यानी कि इसने संसद की प्रभुसत्ता को स्थापित करने में बहुत योगदान दिया है। वालपोल ने यह उदाहरण उपस्थित किया कि सम्राट का पूर्ण प्रेम और विश्वास पात्र बने होने पर भी उसने अपना पद त्याग कर दिया क्योंकि उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं रह गया था। तो इससे इस सिद्धांत को बल मिला कि जब लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं हो तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास भी हुआ। वालपोल ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय बनाया, जो आजकल प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान बन गया है। तो सर रॉबर्ट वालपोल ने संसद के सभी सदस्यों का अनुमोदन होने की और उनके विश्वास पर्यंत ही पद पर रहने की इस तरह के उत्तरदायित्व का विकास किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 19वीं सदी में जो मंत्रिमंडल था उसकी और विशेषताएं फलीभूत हुई। उस समय जॉर्ज थर्ड ने चाहा कि विरोधी दल के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में लिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जॉर्ज फोर्थ ने कैनिंग की विदेश नीति पर मंत्रियों से अलग अलग मत देने को कहा ताकि उनमें फूट का बीज पड़ जाए और विलियम फोर्थ ने भी जनप्रिय मंत्रिमंडल को भंग करना चाहा। तो इस प्रकार उस समय तक भी राजा अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करते रहे और वो महत्वपूर्ण थे। लेकिन 20वीं सदी आते आते मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी और द्वितीय महायुद्ध से पूर्व मंत्रिमंडल में 22 सदस्य हो गए थे। शासन के अधिकार और कर्तव्यों में वृद्धि हो गई और मुख्य विभागों के अध्यक्ष मंत्रियों और कुछ विभाग रहित मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। बढ़ते हुए कार्यभार को निपटाने के लिए मंत्रिमंडलीय समितियों का प्रचलन हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे 20वीं सदी में जाके मंत्रिमंडल का विकास अधिकतम मात्रा में होने लगा था। अब हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था में बहुत महत्व रखता है। इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश संविधान में विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे बैजहार्ट ने कहा है कि कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को
मिलाता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है, यानी इसने इनको जोड़ने का कार्य बताया है। इसके अतिरिक्त लावेल ने इसको कहा है कि ये राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। ये क्या है? राजनीतिक मेहराब की आधारशिला बताया इसको। और रैमजे मोर ने कहा है कि कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है। कैबिनेट जो है राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र है, यानी कि ये इसको चलाने वाला यंत्र है। सर जॉन मैरियट ने कहा है कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। तो इस प्रकार इन लोगों ने ये बताया है कि ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को जोड़ने वाला है, ये राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है, यानी कि उसकी नींव है, ये राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है, यानी राज्य के जहाज को चलाने वाला है, और ये वो धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। अर्थात ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मीनिंग ऑफ कैबिनेट में मुंडो ने कहा है कि मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए उन राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। सर सिडनी लो ने कहा है कि मंत्रिमंडल वह उत्तरदायी कार्यपालिका है जो राष्ट्रीय कार्यों के सामान्य प्रशासन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करती है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग लोक सदन के कठोर निरीक्षण में किया जाता है जिसके प्रति वह अपनी समस्त भूलों और कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार सर सिडनी लो ने इसे एक उत्तरदायी कार्यपालिका बताया है और मुंडो ने इसे लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त समिति बताया है। अब इसकी हम विशेषताएं अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडलात्मक शासन की विशेषताएं वही है जो संसदात्मक शासन की विशेषताएं हैं, यानी कि इसमें जो सम्राट है वो वास्तविक कार्यपालिका से अलग होता है, सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता होती है। ये औपचारिक कार्यपालिका होती है और वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, इनमें घनिष्ठ रूप से संबंध होता है क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है और व्यवस्थापिका के प्रति ही ये उत्तरदायी भी होती है। कार्यपालिका के सदस्यों को सारे प्रश्नों के उत्तर व्यवस्थापिका के सदस्यों को देने पड़ते हैं और ये इसके विश्वास पर्यंत ही कार्य कर सकती है, इसलिए इनमें घनिष्ठ संबंध होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी एक मंत्री के विरुद्ध किसी महत्वपूर्ण विषय पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो भी सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। एक मंत्री के साथ सब और सब के साथ एक, इस सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर ये चलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गोपनीयता का सिद्धांत होता है इसमें, यानी कि जो मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से क्या होती है? गोपनीय होती है। और राजनीतिक सजातीयता होती है, राजनीतिक सजातीयता यानी एक ही दल के लोगों को मंत्रिमंडल में नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसी के निर्देशन नियंत्रण में मंत्री कार्य करते हैं। उनको विभागों का आवंटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री सम्राट के द्वारा उनको अलग अलग विभाग प्रदान करवाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है ब्रिटिश संविधान का।